नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चर्चा दुनिया की में। आज हम देखेंगे मोदी जी के पीएम बनने तक के रोमांचक सफर को। श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कई बीजेपी नेता के विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी को पीएम का उम्मीदवार बनाया जाता है और दोस्तों इसमें आरएसएस की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरे घटनाक्रम को। 9 जून 2013 गोवा में बीजेपी राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक चल रही होती है और इस समय बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह होते हैं और वो अपना सबसे आखिरी में भाषण देने आते हैं। 25 मिनट तक राजनाथ सिंह सामान्य चुनावी बातें करते हैं और दोस्तों भाषण के आखिरी में राजनाथ सिंह अपने एक फैसले के बारे में बताते हैं और केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल कैंपेन कमेटी बनाए जाने का प्रस्ताव रखते हैं और नरेंद्र मोदी को उस सेंट्रल कैंपेन कमेटी का चेयरमैन घोषित करते हैं। सी दिस वीडियो। पूरे चुनावी अभियान को सामने रखते हुए आज मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है। दोस्तों इस समय किसी को भी नहीं पता था कि ये बीजेपी के स्वर्णिम युग की शुरुआत होने वाली है। दरअसल इस फैसले की सुगबुगाहट तो पहले से ही थी पार्टी नेताओं को, लेकिन इस मीटिंग में ऐसी किसी घोषणा की उम्मीद नहीं थी। पार्टी के कई नेता इस फैसले से सहमत नहीं थे। दोस्तों सबसे गजब बात यह है, इस मीटिंग में मंच पर मोदी जी को देने के लिए गुलदस्ता तक नहीं था। ऐसे में राजनाथ सिंह ने किसी और को दिया हुआ गुलदस्ता उठाया और मोदी जी के हाथों में थमा दिया और मोदी जी को बीजेपी चुनाव समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। और इस ऐलान के साथ ही 2014 लोकसभा चुनाव के पूरे कर्ता धर्ता मोदी जी बन गए। राजनाथ सिंह का ये फैसला आगे चल के नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बना देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था और ये घोषणा नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनने की दिशा में पहली बड़ी कदम थी और ये फैसला पूरे भारतीय राजनीति को हिला के रख देने वाला था। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इसकी तैयारी काफी पहले से ही शुरू कर दी थी। बीजेपी की सियासत में नरेंद्र मोदी का सीधा दखल 1987 में शुरू होता है, जब आरएसएस उन्हें गुजरात का संगठन सचिव बनाती है और उस समय गुजरात बीजेपी में शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल का दबदबा था। दोस्तों इन दो नामों को आप ध्यान से सुन लीजिए, आगे की कहानी इन्हीं दो नाम के इर्द गिर्द घूमेगी। 1995 गुजरात के चुनाव में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होती है और इसके बाद केशुभाई को सीएम बनाया जाता है, लेकिन केशुभाई पटेल अपने मंत्रिमंडल में वाघेला खेमा के किसी भी विधायक को जगह नहीं देते हैं और इधर वाघेला भी पलटवार के लिए सही मौके की तलाश में रहते हैं। मोदी जी की केशुभाई से नजदीकियां काफी ज्यादा थी, वो उन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। वे संगठन के अंदरूनी मामलों में केशुभाई का साथ देना शुरू कर देते हैं। सितंबर 1995 केशुभाई अमेरिका के दौरे पर जाते हैं और इधर वाघेला को सही मौका मिलता है और वे 55 विधायकों के साथ सरकार गिराने की साजिश रच डालते हैं और ये मामला इतना सीरियस था कि इस मसले को हल करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को अहमदाबाद जाना पड़ता है और 2 दिन तक मान मनोवाल चलता रहता है। सरकार बचाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के सामने शंकर वाघेला अपनी 3 शर्त रखते हैं। केंद्रीय नेतृत्व को शंकर सिंह वाघेला की तीनों शर्त माननी पड़ती है। सबसे बड़ी शर्त के मुताबिक केशुभाई को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा, वाघेला समर्थक विधायकों को मंत्री बनाया गया और नरेंद्र मोदी को सूबे की सियासत से हटाकर दिल्ली में राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। ये नरेंद्र मोदी जी के वनवास का समय था। इसके बाद 1995 से 1997 तक गुजरात में राजनीतिक उठापटक चलती रहती है। इस दौरान 3 मुख्यमंत्री गुजरात में बनते हैं, लेकिन कोई लंबे वक्त तक सरकार नहीं चला पाता है। इसके बाद फिर से 1998 के चुनाव में बीजेपी गुजरात विधानसभा में बड़ी जीत दर्ज करती है और इसके बाद 4 मार्च 1998 को केशुभाई पटेल को दूसरी बार प्रदेश का सीएम बनाया जाता है। केशुभाई के कार्यकाल के दौरान गुजरात में भूकंप और सूखे से भयंकर तबाही होती है और केशुभाई का प्रशासन आपदा प्रबंधन बुरी तरह नाकाम रहता है और आरएसएस भी केशुभाई के काम से खुश नहीं रहता। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। वहीं नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहकर गुजरात का रास्ता बना रहे थे। वो अक्सर संघ के हेडक्वार्टर केशवकुंज में देखे जाते थे। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केशुभाई पटेल के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया था। मोदी जी की ये कोशिशें रंग लाती हैं और पार्टी नेतृत्व केशुभाई को सीएम के पद से हटाने का फैसला करता है। इसके बाद बीजेपी के लिए नया सवाल था कि नया सीएम किसे बनाया जाए। इसमें मोदी के आरएसएस अटल से रिश्ते काम आते हैं। दोस्तों इसके बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बनाया जाता है। इसका भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी बताते हैं कि उनको एक दिन पीएम वाजपेयी मिलने बुलाते हैं। वाजपेयी जी मोदी जी से कहते हैं कि पंजाबी खाना खाकर आप मोटे हो गए हैं, आपको वजन कम करना चाहिए, यहाँ से जाइए, दिल्ली छोड़ दीजिए। और इस बात पे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि कहाँ जाऊँ। और इसके बाद वाजपेयी जी कहते हैं गुजरात छोड़कर जाइए। और इसके बाद 1995 में गुजरात छोड़ने के 6 साल बाद 2001 में नरेंद्र मोदी की गुजरात में वापसी होती है और अक्टूबर 2001 में मोदी पहली बार गुजरात सीएम पद की शपथ लेते हैं। लेकिन शपथ के साथ साथ 2 चुनौतियां भी मोदी जी का इंतजार कर रही होती हैं। इधर
मुख्यमंत्री बने साल भर भी नहीं हुआ होता है कि 2002 में गुजरात दंगे हो जाते हैं। दोस्तों, आपने तो गुजरात दंगों के बारे में सुना ही होगा। इस दंगे में करीब 1000 लोग मारे जाते हैं और दंगों के करीब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले रहते हैं, लेकिन चुनाव 3 महीने पहले ही करा लिए जाते हैं। इसमें मोदी जी की अगुवाई में बीजेपी कुल 182 में से रिकॉर्ड 127 सीटें जीतती है। मोदी दूसरी बार सीएम बनते हैं। इसके बाद 2007 में तीसरी बार और 2012 में चौथी बार गुजरात के सीएम बनते हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी खुद को गुजरात के बाहर भी प्रोजेक्ट करना शुरू करते हैं और बतौर सीएम अपने आखिरी कार्यकाल में मोदी जी पूरे गुजरात में सद्भावना यात्रा निकालते हैं और इसी के जरिए उनके महत्वाकांक्षी इरादे पहली बार सामने आते हैं। मोदी जी ने गुजरात में व्यापार को बढ़ावा देकर गुजरात मॉडल को चर्चा में ला दिया था। मार्च 2012 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर मोदी मीन्स बिजनेस शीर्षक वाली कवर स्टोरी छपती है। 2009 से 2012 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे हरीश खरे अपनी किताब हाउ मोदी वन इट में लिखते हैं, मोदी ने बीजेपी के बाहर के अपने सभी सहयोगियों को आक्रामक रूप से सक्रिय करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले कॉर्पोरेट जगत के लोगों को अपने पक्ष में किया। इसके बाद बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर जैसे धार्मिक हस्तियों को अपने फेवर में कर लिया। हरीश खरे लिखते हैं, ये वो वक्त था जब मोदी ने गुजरात का इस्तेमाल केंद्र की कांग्रेस सरकार पर हमले के लिए करना शुरू कर दिया था। नरेंद्र मोदी मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत पर लगातार आक्रामक होकर बयान दे रहे थे और ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिससे कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमजोर पे कमजोर हो रही थी। 22 जनवरी 2013 महाराष्ट्र में पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है। इसमें नितिन गडकरी का नाम भी सामने आता है। उन्हें बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ता है। नया अध्यक्ष राजनाथ सिंह को बनाया जाता है। हरीश खरे के मुताबिक मोदी के लिए गडकरी की जगह राजनाथ का अध्यक्ष बनना फायदेमंद रहा, क्योंकि गडकरी की तुलना में उनके लिए राजनाथ को मैनेज करना काफी आसान था। इतिहासकार और लेखक गौतम चिंतामणि अपनी किताब राजनीति बायोग्राफी ऑफ राजनाथ सिंह में लिखते हैं, अध्यक्ष बनने के कुछ हफ्ते बाद ही राजनाथ सिंह ये समझ चुके थे कि पार्टी कैडर के बीच मोदी को बीजेपी का नेतृत्व सौंपने का विचार मजबूत हो रहा है। हालांकि उन्हें पार्टी के अंदर मोदी के विरोध का भी अंदाजा था। बीजेपी की एक बड़ी लॉबी नरेंद्र मोदी को चुनावी चेहरा बनाने के लिए तैयार हो चुकी थी। उधर अडवाणी खेमे को इस बात का अंदाजा था कि जून 2013 में होने वाले गोवा की राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में मोदी को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके चलते अडवाणी समेत कई नेता इस बैठक में आने से इनकार कर देते हैं। गौतम चिंतामणि के मुताबिक इसी बीच बीजेपी गठबंधन की बरसों पुरानी सहयोगी पार्टी जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार राजनाथ को फोन करते हैं और मोदी के नाम पर अपनी असहमति जताते हैं। गौतम चिंतामणि एक और बात बताते हैं जिसमें वो बीजेपी की अंदरूनी बातें लिखते हैं कि अगर बैठक में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के निर्णय पर आम सहमति ना बनती और बैठक बेनतीजा रहती तो गलत मैसेज जाता और कांग्रेस के लिए ये अच्छा मौका होता बीजेपी का मजाक उड़ाने का। इसलिए राजनाथ एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। बैठक के लिए मोदी जब गोवा पहुंचते हैं तो उनका जोरदार स्वागत होता है। उस टाइम गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर थे जो मोदी का खुलकर समर्थन कर रहे थे। आखिरकार 9 जून को राजनाथ सिंह चुनाव समिति के अध्यक्ष के पद के लिए मोदी के नाम की घोषणा कर देते हैं और इस घोषणा के बाद नीतीश राजनाथ सिंह जी को कॉल करते हैं और गठबंधन से अलग होने के फैसले के बारे में बताते हैं। इधर अडवाणी अपने ब्लॉग में सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह का जिक्र कर रहे थे। अगले ही दिन यानी 10 जून को अडवाणी पार्टी के सभी पदों से अपने इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं। दोस्तों, ये टाइम बीजेपी के लिए एक बहुत शॉकिंग वाला टाइम था। वह राजनाथ सिंह को लिखते हैं और उसमें बताते हैं, पिछले कुछ समय से मैं अपने आप को पार्टी में सहज नहीं पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस पार्टी को बनाया खड़ा किया ये वह पार्टी है। बीजेपी दिशा भटक चुकी है। इस पत्र को मेरा इस्तीफा समझा जाए। इसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं की अडवाणी के घर तक दौड़ शुरू होती है। उनको मनाने के लिए राजनाथ सिंह कहते हैं, मैं ये इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकता। मोदी को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन बनाने का फैसला सबकी सहमति से लिया गया था, ये बदला नहीं जाएगा। अडवाणी के घर सुषमा स्वराज भी पहुंचती हैं। वो कहती हैं कि मैं उनके इस इस्तीफे से हैरान हूँ। हालांकि ये भी भरोसा जताती हैं कि अडवाणी को वो मना लेंगी। अडवाणी के करीबी माने जाने वाले वेंकैया नायडू, पार्टी के तब के महासचिव अनंत कुमार और प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी भी अडवाणी के घर पहुंचते हैं। अडवाणी को मनाने की कवायद सफल होती है और 11 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत से फोन पर बात करने के बाद अडवाणी अपना इस्तीफा वापस लेते हैं। बीजेपी की इस रस्साकसी पर कांग्रेस को कटाक्ष करने का मौका मिल जाता है और कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत कहते हैं, रक्त बीज से जब दूसरा रक्त बीज पैदा होता है तो वह ज्यादा ताकतवर होता है। सब बीजेपी नेता समझ रहे हैं कि अगर ये पहलवान मोदी दिल्ली आ गया तो हमारा क्या होगा। आरएसएस बीजेपी की बहुत बड़ी सपोर्टर थी और आरएसएस की जरूरत ने मोदी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया था। दिल्ली की सियासत में पैर जमाने में मोदी को आरएसएस का पूरा सहयोग मिला। इसकी अपनी वजह थी। 2014 के चुनाव में आरएसएस का सीधा दखल दिखा। आरएसएस ने न सिर्फ मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने का रास्ता साफ किया, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिया गया कि वह बीजेपी के लिए पुरजोर मेहनत करें।
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने विजयदशमी के भाषण में 100% वोटिंग की अपील की। इमरजेंसी के बाद ये पहली बार था जब आरएसएस युद्ध स्तर पर चुनाव अभियान में जुड़ी हुई थी। इस चुनाव की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जेडीयू ने मोदी के नाम की घोषणा के बाद गठबंधन तोड़ दिया था। वहीं दूसरी सहयोगी पार्टी शिवसेना और अकाली दल ने इस फैसले का स्वागत किया था। 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी 282 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल करती है और 26 मई 2014 की शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन कंपाउंड में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और ऐसे मिलते हैं भारत और दुनिया को सबसे ताकतवर नेता श्री नरेंद्र मोदी। आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसी ही रोचक बातों को जानने के लिए। जय हिंद, जय भारत।